अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहूँगा और उम्मीद करूँगा कि आप सब खैरियत से होंगे। और आपको उम्मीद है कि कल वाली वीडियो जो मैंने डेटा वैलिडेशन के हवाले से अपडेट की थी वो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन के बटन को जो है वो प्रेस करना ना भूलें। तो नाज़रीन, आज अपने टॉपिक की तरफ जो है मैं बात करना चाहूँगा। वो टॉपिक जो है वो एक अहम टॉपिक है पेरोल के हवाले से, कि अगर आपको एक्सेल के ऊपर मैनुअली पेरोल को जो है वो क्रिएट करना पड़े, जनरेट करना पड़े, तो आप उसको किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह किस तरीके से कर सकते हैं, उसमें आपके पास पेरोल के अंदर क्या क्या हेड्स हो सकते हैं, क्या क्या आपके पास डिडक्शंस होती हैं, क्या क्या आपके पास अलाउंसेस होते हैं, वो सारी चीज़ें हम आज के इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपके सबसे पहले अपने चैनल जानना चाहूँगा अपने लेक्चर की तरफ। तो मेरे पास यहाँ एक पेरोल अल रहीम प्रिंटिंग एंड को के नाम से एक कंपनी है। इसका एक पेरोल जो है वो जनरेट हुआ है। और ये मंथ किसका है, मंथ अप्रैल ऑफ फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024 है। ये मंथ आपको मेंशन करना होता है कि आप किस मंथ का पेरोल जनरेट कर रहे हैं, ईयर आपको मेंशन करना होता है। तो उसके बाद हमारे पास जो ऑप्शन आते हैं वो आपके पास एक तो सीरियल नंबर है, वो अंडरस्टूड है कि आपको अपने पेरोल के ऊपर जो है वो आपके टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की जो है वो सीरियल रखनी होती है। देन एम्प्लॉयज़ की आईडी, जिस तरीके से आपका CNIC नंबर होता है, इसी तरीके से आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वहाँ पर आपकी पहचान, आपकी यूनिकनेस के लिए आपको आईडी जनरेट की जाती है, जो आपको वैल्यूएबल करती है दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ, ताकि आपके नाम के साथ जो और अगर कोई और हम नाम आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो तो वो मिक्सअप ना हो, यानी मैं उसके साथ कोलैप्स ना करें। तो ये एम्प्लॉय आईडी इशू की जाती है। देन उसके बाद एम्प्लॉय नेम आपका होता है, हेडिंग आपके पास में होती है पेरोल के अंदर। उसके बाद आपकी डेजिग्नेशन होती है कि आप किस पोस्ट के ऊपर उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। और आपका रैंक ग्रेड जो है वो मेंशन होता है कि आप क्या ग्रेड के ऊपर काम कर रहे हैं। उसके अलावा डिपार्टमेंट भी मेंशन होता है, आप चाहें तो इस पेरोल के अंदर डिपार्टमेंट मेंशन कर सकते हैं, कैटेगरीज बना सकते हैं डिपार्टमेंट की, लाइक आईटी है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस है, ऑडिट है, लीगल एडवाइजरी डिपार्टमेंट्स हैं। ये सारे डिपार्टमेंट आप चाहें तो मेंशन कर सकते हैं, और अगर ना भी करना चाहें तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो उसके बाद आपके पास जो मेन हेडिंग आती है वो बेसिक सैलरी है। बेसिक सैलरी आपकी तमाम पेरोल का मदार जो बेस है वो उस बेसिक सैलरी के ऊपर होता है। बेसिक सैलरी जो कि आपकी ग्रेड, आपकी पोजीशन, आपकी डेजिग्नेशन के हिसाब से जो है वो डिसाइड होती है, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक सपोज़ जो है वो एक 22 ग्रेड ऑफिसर की जो मैंने सैलरी सपोज़ की है, ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट समझाने का मकसद है कि हम किस तरीके से जो है वो अपने पे रोल को डिफ़ाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर एक एम्प्लॉई है अब्दुल रहीम, ये इनकी जो डेजिग्नेशन यहाँ पर कंपनी के अंदर है वो रीजनल आईटी मैनेजर है, यानी वो एक आईटी मैनेजर की पोस्ट पे काम कर रहे हैं और कंपनी इनको 22 ग्रेड जो है वो असाइन किया हुआ है, यानी 22 ग्रेड इनका है। देन उसके बाद आपके पास बेसिक सैलरी जो है कंपनी ने जो अकाउंटिंग फाइनेंस से इनकी फाइनल हुई है वो बेसिक सैलरी है 58,960। तो आपको ये बताना चाहूँगा ये 58,960 आपकी विदाउट अलाउंसेस सैलरी है। आपकी जो सैलरी बनती है उस बेसिक सैलरीज के साथ मुख्तलिफ अलाउंसेस के साथ जो है कंप्लीट होती है, जिसमें हाउस रेंट अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस है, और बाज़ औक़ात कई जो ऑर्गेनाइजेशन में आपको कार अलाउंस, फ्यूल अलाउंस वगैरह या मोबाइल अलाउंस वगैरह दिया जाता है। मेंटेनेंस जो है वो अलाउंस दिया जाता है। इस तरीके के मुख्तलिफ अलाउंस होते हैं, टीए होता है। ये सारे अलाउंसेस आपकी सैलरी का हिस्सा होते हैं। तो चूँकि हम यहाँ एक जनरल बात कर रहे हैं तो हम किस तरीके से सैलरी को बना सकते हैं, पेरोल को जनरेट कर सकते हैं। उसमें बस बेसिक सैलरी का सबसे पहले हेड होता है, फिर उसके बाद हाउस रेंट है, मेडिकल अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बेसिक सैलरी के साथ हाउस रेंट किस तरीके से जनरेट किया जाए, हाउस रेंट को किस तरीके से जो है वो कैलकुलेट किया जाए, या मेडिकल को अलाउंस को कैसे कैलकुलेट किया जाए, कन्वेंस अलाउंस को कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम अपने हाउस रेंट को या मेडिकल अलाउंस को या कन्वेंस अलाउंस को जो है वो कैलकुलेट करने के लिए हम इफ़ की कंडीशन लगाते हैं, यानी हम नेस्टेड इफ़ की कंडीशन लगाते हैं। इफ़ कंडीशन के ऊपर हम जो है उसको कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए तरीका ये है कि मैं अपने अगर हाउस रेंट को देना चाहूँ, तो अगर आप मेरे स्क्रीन को गौर से देखें तो इस हाउस रेंट के ऊपर आपके पास एक अमाउंट शो हो रही है 23,584, ये हाउस रेंट अलाउंस है। अब सवाल ये है कि 23,584 ये जो अलाउंस है वो किस तरीके से कैलकुलेट हुआ है। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ बताता जाऊँगा कि यहाँ पर हमने कंडीशन लगाई है, इफ़ कंडीशन लगाई है।
इफ़ कंडीशन किस तरीके से लगाई है, इफ़ कंडीशन का क्या मकसद है और हम इसको किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं, हम इसमें साथ साथ ये भी आज सीखेंगे कि हम इफ़ कंडीशन को किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इफ़ के मानी अगर हम देखें मीन्स क्या है, अगर। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे पास जो कंडीशन है E7 सेल रो के अंदर, यानी ग्रेड जो है अगर मेरा ग्रेटर दैन इक्वल टू 21 होता है, यानी अगर मेरा ग्रेड 21 से बड़ा है या 20 है, ये 21 है या 21 से ज़्यादा है, तो क्या करें कि मेरी जो बेसिक सैलरी जो यहाँ पर मेंशन हुई भी है उसका 40% हाउस रेंट अलाउंस दे दें। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या 40% अलाउंस जो है वो 21 पर दिया जाए, तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरा ग्रेड 21 है या किसी भी एम्प्लॉय का ग्रेड 21 है या उससे ज़्यादा है तो उसका 40% होगा। तो उसी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो आपके पास मुख्तलिफ ग्रेड्स के ऑफिसर्स काम कर रहे होते हैं, आपके पास ऑन द जॉब होते हैं, ऑन बोर्ड होते हैं। तो आपने क्या करना होता है ये कि उसी तरीके से जब एक आपने कंडीशन लगा ली तो दोबारा से आपको कंडीशन लगाने के लिए कॉमा लगाने के बाद दोबारा इफ़ कंडीशन लगानी पड़ेगी। इफ़ कंडीशन दोबारा से सेम हम वही सेल सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमारा ग्रेड है, उसमें हम ग्रेड को क्या कह रहे हैं कि नेक्स्ट में इक्वल टू ग्रेटर देन क्या हो, 19 हो या उससे ज़्यादा हो। तो इसके दरमियान में आपने कहा कि अगर ये इतना होता है तो बेसिक सैलरी का 36% जो है वो हाउस रेंट कैलकुलेट कर दिया जाए। अगर आपने कहा कि अगर जो है वो ग्रेटर देन लेस देन 19 नहीं होता, उससे भी कम एक ग्रेड है 16, तो मैं 16 या उससे ज़्यादा के दरमियान में कोई ग्रेड होता है तो उसका 30% जो बेसिक सैलरी का दिया जाए। तो इस तरीके से मैंने मुख्तलिफ तकरीबन 7 जो है वो कंडीशन इसके ऊपर अप्लाई की हैं। और उसके बाद जब मैंने अपनी कंडीशन को फुलफ़िल किया और उसके बाद मैंने इसको जब लास्ट में इंटर टेस्ट किया तो मेरे पास ये अमाउंट 23,584 जो है वो कैलकुलेट होकर आ गया। सेम अब आप चाह रहे हैं कि आपका जो है वो हाउस रेंट तमाम में आ जाए, तो आप बजाय हर एक में अकाउंट को कैलकुलेट करें, आप उसी सेल को क्या करें, जो फार्मूला आपका फर्स्ट है उसको या कॉलम को रखें और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए तमाम सेल्स के ऊपर इस तरीके से। ये आपके पास जब सेल ड्रैग एंड ड्रॉप हो जाएगा तो ये आपके पास जो तमाम के अंदर सेल्स हैं, जो कैलकुलेशन है वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, आपको मैनुअली हर सेल के ऊपर जाके फार्मूला लगाने की नीड नहीं होगी। सेम इसी तरीके से मेडिकल अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस को भी इसी तरीके से जो है वो जनरेट किया गया है कि आपने उसमें परसेंटेज को जो है थोड़ा सा चेंज कर लिया। ग्रेड आपके पास कंपनी के एसेटिस वही रहेंगे जो आपने मेडिकल अलाउंस के लिए, जो आपने हाउस रेंट अलाउंस के लिए दिए थे। इसी तरीके से आपने कन्वेंस अलाउंस को भी फुलफिल करना है। यहाँ आने के बाद कन्वेंस अलाउंस आने के बाद आपके पास जो मेन हेड आता है वो होता है ग्रॉस सैलरी का। ग्रॉस सैलरी वो सैलरी होती है जो इन तमाम अलाउंसेस के साथ मिलाकर आपको कैलकुलेट होती है, यानी उसमें बेसिक सैलरी, हाउस रेंट, मेडिकल, कन्वेंस अलाउंस मिलाकर आपका जो अमाउंट बनता है वो ग्रॉस सैलरी कहलाता है। या अगर और आपकी कुछ अलाउंसेस को कंपनी ने आपको इशूज़ के होते हैं उनको ऐड करने के बाद जो आपके पास अमाउंट बनता है वो ग्रॉस सैलरी कहलाता है। अब ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करने के लिए यहाँ हमने सिंपल सम का फार्मूला यूज़ किया है और बेसिक सैलरी जो हमारे पास हेड आ रहा है यहाँ से हमने इसको कैलकुलेट किया और ड्रैग ड्रॉप किया, यानी बेसिक सैलरी, हाउस रेंट, मेडिकल अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस। इसको कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो ग्रॉस सैलरी बनी है वो इस एम्प्लॉय की वो 95,180 रुपीज़ जो है वो ग्रॉस सैलरी जनरेट हुई है। ये आपकी ग्रॉस सैलरी। अब ग्रॉस सैलरी के अंदर आपकी किसी भी किस्म की डिडक्शंस जो हैं वो शामिल नहीं होती, जिनमें एब्सेंटीज़ है, हॉलीडेज़ हैं या आपका लोन है या प्रोविडेंट फंड है, इनकम टैक्स है, ये सारी डिडक्शंस आपकी ग्रॉस सैलरी के बाद जो है वो डिडक्ट की जाती हैं। अब यहाँ पर आपके पास प्रोविडेंट फंड और इनकम टैक्स जो है वो कंपनी आपको जो है वो आपके ऊपर डिडक्ट करती है। तो इसमें यहाँ पर आपके प्रोविडेंट फंड है, तो प्रोविडेंट फंड का जो रेशो है कंपनी का तमाम ट्रस्ट का वो 10% है कि हर एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड जो है वो 10% कटेगा आपकी बेसिक सैलरी का। तो बेसिक सैलरी हमारी F7 यानी जो हमारी बेसिक सैलरी थी उसका 10% हमने डिडक्ट किया हर एम्प्लॉय का। तो आपने इसके लिए क्या किया, ऑलरेडी हमने बेसिक सैलरी वाले कॉलम को सिलेक्ट किया और मल्टीप्लाई बाय 10% किया, तो यहाँ हमारे पास अमाउंट जो है वो कैलकुलेट होकर आ गया प्रोविडेंट फंड का। और इसी तरह हमने इस तमाम सेल को क्या किया, नीचे ड्रैग एंड ड्रॉप किया, तो यहाँ हमारे पास जो है ये अमाउंट कैलकुलेट होकर आ गया। इसी तरीके से इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स हमने भी बेसिक सैलरी के ऊपर जो है वो डिडक्ट किया है। कुछ सैलरीज जो हैं वो आपकी बेसिक वेरी करती हैं कि अमाउंट के ऊपर कितना इनकम टैक्स। यहाँ हमने जस्ट बात को समझने के लिए, बात को, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए यहाँ पे क्या किया कि हमने 15% इनकम टैक्स डिडक्ट किया है बेसिक सैलरी का। और वो एम्प्लॉयज़ जो लोअर कैटेगरी में आती हैं, जिनकी सैलरी जो है वो इतनी नहीं होती है, जो क्या नाम इनकम टैक्स की कैलकुलेशंस में अवेलेबल नहीं होते, तो हमने वहाँ पर उनकी डिडक्शंस को ज़ीरो कर दिया है, इसके ऊपर कोई डिडक्शन जो है वो चार्ज नहीं हुआ। इस तरीके से हमने नेक्स्ट स्टेप बनाया टोटल डिडक्शन का कि हमने एक एम्प्लॉय की टोटल डिडक्शन कितनी की है। तो इसके लिए हमने सिंपल
प्रोविडेंट फंड और इनकम टैक्स, यानी इन दो सेल्स को का सम किया जो हमारे पास 14,740 बना है। देन उसके बाद हम इसकी नेट सैलरी अगर निकालें, नेट सैलरी के लिए हम ग्रॉस सैलरी माइनस टोटल डिडक्शन करेंगे, हमारे पास नेट सैलरी जो है वो जनरेट हो जाती है। और हम इसी तरीके से अपने जो कॉलम है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके तमाम सेल्स के अंदर कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने सीखा कि पेरोल को किस तरीके से हम जनरेट कर सकते हैं और किस तरीके से हम इसको फाइनलाइज कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि आपको मेरी जो वीडियो है वो ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आगे आइंदा आने वाली वीडियोस को आप इजीली आसानी के साथ जो है वो चेक कर सकें। मोहित से मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन।